डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। देश का आम बजट आने ही वाला है और हर बात बजट में निगाहें रहती हैं कि इस बजट में किसानों के हाथ क्या लगने वाला है। नया ज़माना है, किसानों को भी पैसे की ज़रूरत है, वो भी उसकी चाह में है। लगातार मार्केट में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सरकार कोशिश भी कर रही है। किसानों को मंडी से कैसे जोड़ा जाए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, ये सरकार के एजेंडे पे है। आज की तारीख में मंडी केवल मंडी नहीं है, बल्कि मंडी वो जगह है जहां इंटीग्रेट करने से किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा हो सकता है। तो सरकार की निगाह भी उस पर है, सरकार कोशिश भी कर रही है। बजट में उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, उसका क्या उद्देश्य होगा, किन किन को किसान को कैसे उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, इन सब पे बात करेंगे। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज दो बेहद ख़ास मेहमान हैं। जगबीर सिंह यादव साहब हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोसाम के, और नरेंद्र वाधवा साहब हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SKI कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मैनेजिंग पार्टनर भी हैं टायरॉक वेंचर्स AIF में। इन दोनों से हम बात करेंगे कि क्या, और वाधवा साहब आप तो सरकार की बैठक में भी शामिल हुए हैं, तो लिहाजा आपका इनपुट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इन दोनों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले बजट में किसानों के लिए क्या होने वाला, ज़रूरत, सबसे पहले ज़रूरत क्या है और उसकी गुंजाइश कितनी है। सबसे पहले बजट में अभी 3 दिन पहले सरकार ने, यादव साहब आपसे सवाल, सबसे पहले बजट में अभी 2-3 दिन पहले सरकार ने 2 अलग अलग ग्रुपों से मुलाकात की, जिसमें एक तो इकोनॉमिस्ट से बात की जिसमें एग्रीकल्चर पे चर्चा हुई, दूसरा सरकार ने एक अलग से बैठक बुलाई जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट थे, बाकी और पॉलिसी मेकर्स थे। अभी आप लाख बढ़ा दीजिए कृषि पे एलोकेशन, जो बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी जानना चाहता हूं कि बजट से पहले किसानों के बारे में, एग्रीकल्चर को लेकर के। हमारी आज तक की ओरिएंटेशन एग्रीकल्चर पर सप्लाई साइड की थी, अब हमें डिमांड साइड पे जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया हमारी तरफ है और पूरी दुनिया की मार्केट सब डिमांड साइड पे चली गई है। डिमांड साइड में जब कहता हूँ तो वो कस्टमर्स ओरिएंटेशन, कंज्यूमर ओरिएंटेशन, उनके फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स, उनके हिसाब से पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा कैसे होगा। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रही है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बने हुए हैं वो फार्मर ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे फॉर एग्जांपल आपने मंडी का जिक्र किया, मंडी में 2 मिनट ले लूं आपकी, 2 तरह की मंडियां हमारी लार्जली, एक फूड ग्रेन मंडी, एक फल सब्जी मंडी। फूड ग्रेन की लगभग हमारे देश में 335 मिलियन टन फूड ग्रेन होता है, लगभग इतना ही फल सब्जी होती है। इसके लिए फूड ग्रेन के लिए हमारे पास 7,000 मंडियां हैं, फल सब्जी के लिए केवल 500 मंडियां हैं देश में। एक फल सब्जी मंडी बनाने में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए लगते हैं और 200 एकड़ लैंड चाहिए, तो हमारे पास एक भी नहीं है। बड़ी से बड़ी आज़ादपुर है। फूड ग्रेन के लिए हम क्वाइट सफिशिएंट हो गए, मंडियां भी बन गई, डोर स्टेप पे भी पहुंच गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा फार्मर ओरिएंटेड फल सब्जी का भी नहीं है। कोई भी फूड सेफ्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। आप रोज देखते होंगे आज़ादपुर में क्या हालत है, पूरी सब मंडी पूरे हिंदुस्तान की, चाहे बॉम्बे मार्केट ले ले, कलकत्ता ले ले, दिल्ली ले ले, चेन्नई ले ले, सब वही हाल है। हम चाइना और हम लगभग बराबर चल रहे थे। आज से 17-18 साल पहले चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने एक ही डिसीजन लिया जो मैंने पहला सेंटेंस बोला, फ्रॉम सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने प्रीएम्बल में चेंज कर दी और एकदम रेवोल्यूशनल चेंज आ गई वहाँ, और वहाँ सप्लाई साइड पूरा कमजोर पड़ गया, कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया। तो अब हम जब भी इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ लोकल जो छोटे लोग हैं उनको इस तरह भड़काया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मींस ट्रेडर, ट्रेडर मींस आड़तिया, आड़तिया मींस वैल्यू चेन प्रोवाइडर, दिस एंड दैट। तो किसान का आपके ध्यान नहीं कर रहे, उनका ध्यान कर रहे, जबकि रियलिटी में ये उन्हीं के लिए है।
सड़क किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं होती, सभी के लिए। मंडी इसीलिए किसान के लिए ज्यादा होती है, जो यूज करेगा उसकी मंडी है, वो तो वैल्यू चेन पार्टनर्स तो उसकी फैसिलिटेटर है। नहीं, हम लोग कभी वाधवा साहब जैसे ही कह रहे थे उसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जब आप करते हैं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की देखिए अपनी भूमिका है। हम लोग कोशिश करते हैं, एक दो बार ट्राई किया, पर हम लोग ने स्ट्रक्चरल चेंजेस की कोशिश की, पर उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसके बारे में सोच नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा शायद, पर उसके लिए ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत है जब आप उसको चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए वेयर हाउसिंग है या एक्सचेंज लिंक डिलीवरी सिस्टम की आप बात करते हैं, ये मतलब इसका क्या रोल हो सकता है और सरकार इसको कैसे करे? और पहले तो धन्यवाद मंडी.com के स्टूडियो में बुलाने के लिए। जैसे मैं आपकी और जोगिंदर जी की, जसवीर जी की बात सुन रहा था कि हमारे को क्या, व्हाट इज स्टॉपिंग अस टू रीच टू डिफरेंट लेवल। हम इतने सालों से अभी भी एग्री इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं 45% हमारी वर्क फोर्स जो है एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और सरकार की कोशिश भी रही है, उन्होंने नारा दिया डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। तो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम कैसे होगी? जो उसके लूपहोल्स हैं उनको हमारे को प्लग करना पड़ेगा, जो चीज नहीं है उसको लाना पड़ेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बीइंग पार्ट ऑफ कमोडिटी इकोसिस्टम, तो जो फार्मर्स के जो डिस्ट्रेस है वो पोस्ट हार्वेस्ट डिस्ट्रेस ज्यादा है। और वो क्यों है? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जसवीर जी ने कहा अब हमारे को सप्लाई साइड से डिस्ट्रीब्यूशन या आगे सोचना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। जब तक हम फार्मर को साइलोज नहीं देंगे, मंडी के आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, और जो उसके टिलिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे, लीजिंग पे नहीं देंगे, ये सारी चीजें हमारे को इकोसिस्टम में लानी पड़ेगी। कई स्टेप लिए गए, कई लेने की जरूरत है। एफपीओ हम देख रहे हैं, कई सालों से एफपीओ की बात कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और मेरे को लगता है आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से हूँ और प्लेटफॉर्म से लिंक्ड हूँ। मैं 5-6 साल कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। आज भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम जो सेबी का है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा बात करता है, तो उसका मेंबर हूँ। तो वहाँ हम हमेशा यही बात करते रहे हैं कि अगर हमारे को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी और आगे 47 में इंडिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर होना है, तो एग्रीकल्चर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर को हमारे को लाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को इस फॉर्मेट में नहीं लाना पड़ेगा, हमारे को लाना पड़ेगा थ्रू, बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हमारे को डेवलप करना पड़ेगा। वो भी वहां होगी जहां पर हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्शन हो रही है, डिफरेंट ग्रेन्स की, डिफरेंट फल और सब्जी की। तो हमारे को इस साइड में कार्य करना पड़ेगा। बजट में डेफिनेटली कई साल से हम मेरी भी अभी प्री बजट डिस्कशन हुई, एफएम से मैं भी पार्ट था उसका, तो हम बार बार यही कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, उसको हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। देश में किसान और कृषि के लिए संभावनाएं, बजट के पहले, इन दोनों पर बातचीत दोनों मेहमानों से जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ आपके सामने। Watch it with pride. Watch it with every Indian and watch it live. As men, machine and music come together to give meaning to national sentiment. On our Republic Day, India comes together in all its beauty, diversity and strength to celebrate with pride, joy and reverence. 77th Republic Day. So do join us for the live telecast of our Republic Day celebrations as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes. 77th Republic Day ceremony. Live telecast from Kartavya Path on the 26th of January at 9:30 a.m. on Doordarshan. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बजट से पहले किसानों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए, बजट में प्रावधान क्या हो। जो प्राइस
रिस्क हेज कैसे हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए, ये सब बड़े स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिस पर बजट में शायद ध्यान दिया जा सकता है। प्राइस डिस्कवरी जब आप बात करते हैं तो कैसे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है इस देश में एग्रीकल्चर को का जो प्रोड्यूस है उसको सही कीमत दिलवाने के लिए? जैसा हमने बात करा कि हम एक डेरिवेटिव मार्केट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और दो उसके रीजन होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के। एक तो होता है एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अगर हम कहते हैं हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर हेजिंग का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे बड़े लेवल का, जिससे पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे को अगर प्रोड्यूसर को या प्रोसेसर को हेजिंग का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो ये हो नहीं सकता, इसको लाने की जरूरत है। और टैक्स रेशनलाइजेशन पे बात की थी आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या उसमें क्या हो रहा है? उसके अंदर हमारा एक मेजर जो टैक्स लगता है वो होता है सीटीटी जी। ऑल्दो सीटीटी जो है एग्री प्रोड्यूस पे नहीं लगता, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे नहीं होता। बाकी कमोडिटीज जैसे हैं, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रीशियस मेटल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके ऊपर लगता है। तो सीटीटी एग्री पे नहीं लगता। लेकिन मैं उसके अलावा बताता हूँ कि हमने कहा था हमारे को एक वाइब्रेंट अगर मार्केट मिलेगी, हम पुराना तरीका है एमएसपी का। एमएसपी से हम क्या अचीव करना चाहते हैं? अगर प्राइसेस नीचे आए तो हम किसान को वो वाला प्राइस देना चाहते हैं जिसको हम एमएसपी कहते हैं। हमने उनको अल्टरनेटिव बताया था, अगर आपकी वाइब्रेंट मार्केट होती है तो आप क्या करिए, एक पुट ऑप्शन जो है, एक टर्म है फाइनेंशियल मार्केट की, पुट ऑप्शन जो है वो किसान को लेकर दे दीजिए। वो पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर प्राइस से अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो जो मार्केट है उसको पैसे देगी, गवर्नमेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट लाइक जैसे आप एक इंश्योरेंस खरीदते हो, अगर एक्सीडेंट होगा तो वो जो प्राइस जो उसकी कंपनसेशन है वो सारे मिलकर देंगे। कलेक्टिव इंश्योरेंस का बिजनेस यही होता है कि सबसे आप प्रीमियम इकट्ठे करते हो, जिसको लॉस होता है वो वाला प्रीमियम उसको दे देते हो। तो इसी तरह ये पुट ऑप्शन का है, आप सबसे प्रीमियम इकट्ठे करोगे, आप उसको गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करके किसानों को दे दे कि अगर आपका वीट का प्राइस, इसका गेहूं का प्राइस अगर नीचे आता है इतने प्राइस से, तो आपकी पुट ऑप्शन है, आप मार्केट में जाइए उतना प्राइस ले लीजिए। उसके अंदर उसमें क्या है, वेयर हाउसिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। इतने बड़े बड़े जो सिस्टम बनाया हुआ है एमएसपी से रिलेटेड, वो करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट इसका आपको, ये मॉडर्न तरीका है एमएसपी को रिप्लेस करने का, जो कि हमने अपने बजट में दिया। यादव साहब, एक बड़ा ट्रेडिशनल सोच है कि जो जैसे एमएसपी की हम लोग बात करते हैं, जैसे किसान में कोई नया रिफॉर्म्स आप करते हैं, कोई नया तरीका आप अपनाते हैं, जैसे उसको मार्केट से आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, कमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव्स, व्हाटएवर यू माइट कॉल इट, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें एक फोर्स है जो कहता है कि साहब ये जो है इसका मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उससे हम कैसे बाहर निकलें, कैसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से कैसे जोड़ा जाए मार्केट को? बहुत अच्छा। जब हम उन जैसा आउटपुट चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं साउथ ईस्ट एशिया का, जब आप जब मलेशिया का एग्जांपल लेंगे तो मलेशिया जैसा फायदा भी होगा, पर यह है कि हम जैसे उधर कदम रखते हैं तो लगता है कि साहब ये तो बहुत डरावनी सी जगह है, सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कैसे ठीक होगा ये? बहुत सही कहा आपने। मैं कई बार देखता रहता हूँ हमारे लॉज के, एपीएमसी एक्ट के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे बढ़िया मॉडल कहाँ है, तो मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे, जैसे मैं रेफर करूंगा यहाँ केपटाउन मार्केट, जोहान्सबर्ग मार्केट, साउथ अफ्रीकन मार्केट, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमने एक ही मार्केट के 4 पोर्शन बना दिए, क्या हम नहीं कर सकते? छोटा सा रिफॉर्म की बात है कि हर एंटिटी सेपरेटली रजिस्टर्ड होगी, कमीशन एजेंट अलग, ये कमीशन मार्केट है, यहाँ कमीशन मार्केट है, कमीशन के एंगल से हैंडल कीजिए, कमीशन वुड बी शेयर्ड बिटवीन द एपीएमसी एंड द कमीशन एजेंट एंड यू विल चार्ज एंड infrastructure accordingly designed according to commission agent. Second part आता है माशा को, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्मॉल रिटेलर्स एंड उनका अलग है। तीसरा सेक्शन आता है जो फूड का है, मीन्स रेडी टू ईट या प्रोसेस्ड और बोटल्ड एंड पैक्ड एंड डेयरी, मीट, पोल्ट्री एंड वो सेक्शन, उसका अलग सेक्शन है। और तीनों के तीनों, यदि यहाँ से आके दूसरी में बेचता है, दोनों जगह पे करो, वो आके करता है आगे पे करो, इस तरह 3 times मोर तो इनकम है। और एवरी एंटिटी इज सेपरेटली डिफाइंड और एक्शन है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेपरेटली डिजाइंड है। तो हमें रिफॉर्म उस लेवल पे एपीएमसी के
ग्राउंड डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में लाना पड़ेगा। अच्छा, जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, पेंशन का फंड का पैसा, वो सब कितना इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे कैसे उसमें उसको ग्रीजिंग कैसे की जाए? देखिए, कोई भी अभी चर्चा आप लोग की हुई थी उस दिन मीटिंग में इस पे। जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी। देखिए, कोई भी मार्केट होती है उसमें हर एक तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसमें इंडिविजुअल है, यूजर है, प्रोड्यूसर है, हेजर है, इन्वेस्टर है, और हम किसी को मार्क कर दें ये अच्छा इन्वेस्टर है, ये अच्छा पार्टिसिपेंट है, ये गंदा पार्टिसिपेंट है, तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है उस प्लेटफॉर्म के लिए। तो जो हेजिंग करने के लिए आता है, एफपीआई आता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसको हम कहते हैं ये फॉरेनर आ गए हमारी मार्केट्स के अंदर। स्पेशली मार्केट मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। मार्केट मैकेनिज्म हमेशा उसमें स्पेकुलेटर भी है, उसके अंदर आर्बिट्राजर भी है, उसके अंदर हेजर भी है, उसके अंदर रियल यूजर भी है। तो हर एक तरह का उसके अंदर पार्टिसिपेंट आएगा। पहले तो हमारे को एक्सेप्ट करना है कि अगर हमारे को बढ़ना है, हमारे को मार्केट इकोनॉमी बनानी है और प्लेटफॉर्म चलाने हैं, तो हर एक तरह का इन्वेस्टर आएगा। हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा एफपीओज हैं और मैं बड़ा क्लोजली कई एफपीओज के साथ काम किया है। तो मेरे को एक बहुत बड़ा अच्छा मॉडल लगता है, अगर क्योंकि छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर, छोटा छोटा किसान है, उसको इकट्ठा करके अगर जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, उस अमूल एक हमारे पास इतना बड़ा एग्जांपल है, हमने पूरे वर्ल्ड को दिखाया व्हाइट रेवोल्यूशन करके। आज की डेट में वो हिंदुस्तान लीवर से ज्यादा उसका वॉल्यूम है और ज्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। वही मॉडल हम एफपीओ को छोटे साइज में क्यों नहीं लेकर आते? चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, प्रोसेसिंग की है, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो या ग्रेन्स हो। तो एक बहुत अच्छा मॉडल मेरे को इंडिविजुअली लगता है। मैं 2-3 एफपीओ जो कि बहुत सक्सेसफुल चल रही हैं उनको देखता हूं, जिसके अंदर पॉलिटिकल कोई वो लिंकेज नहीं है कि एक ग्राम सभा का मुखिया जो है वो एफपीओ चला रहा है या उससे बड़ा जो है वो मुखिया चला रहा है। इंडिपेंडेंट बिजनेस और जो किसान है वो चला रहे हैं उसके अंदर। तो बहुत बढ़िया टर्मरिक की एक एफपीओ है, मैंने पुणे के वहां देखी, बहुत अच्छी चल रही है। सबका प्रोड्यूस आता है, प्रोसेसिंग वहां डेवलपमेंट हो रही है, जो कि हम दूसरी साइड में देखते हैं आर&डी है ही नहीं। तो टर्मरिक के अंदर जैसे हम जिंजर एल पढ़ते हैं, मेरे को कई लोग आए, उन्होंने कहा हमने टर्मरिक एल बनाया है, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो ये एफपीओ का सक्सेसफुल मॉडल है, हमारे को रिप्लिकेट करने हैं डिफरेंट उसके अंदर। चलिए, मार्केट और उसके एलाइड एक्टिविटीज, कैसे किसानों का फायदा हो, इस पर हम लोग बात करते रहेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारी चौपाल जो है वो तैयार हो गई है। फसल बीमा योजना को लेकर बात करेंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत। गांव में लगभग किसानों ने फसल बीमा बना रखा है और इसके अकॉर्डिंग जो भी नुकसान होता है उनको डायरेक्ट उनके खाते में दे दिया जाता है। ते फसल देखते हैं, आते हैं और बीमा कराते हैं। धान की फसल से कवरेज हो जाएगा तो हमें तो बहुत फायदा मिल जाएगा इसका। तो काफी सुविधाएं, बैंक वाले भी बहुत मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीज रसायन इनको मतलब अनुदान पे दिया जाता है। उत्तराखंड से देखिए फसल बीमा योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 26 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मंडी.com में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट, आने वाले बजट की, और बजट से किसानों के फ़ायदे की, किसानों के का जो प्रोड्यूस है उसके वो कैसे मार्केट से इंटीग्रेट हो। दो मेहमान हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब यादव साहब, ये सवाल जो बार बार किसानों के, जैसे मान लीजिए इनकम बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, जो रूरल एरियाज में जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात करते हैं, बहुत सारा काम हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे पिछले 10-15 साल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें सभी का रोल है, बैंकिंग का रोल है, एनबीएफसी का रोल है, इंश्योरेंस कंपनी का रोल है। जो सरकार की ये टॉप प्रायोरिटी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको किसानों के लिए किसानों के लिए एक्सेस का काम करता है। किस तरह के रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं?
एक तो मार्केट से जो ट्रेडिशनल एपीएमसी एक्ट में ही जो बना हुआ है, विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, ये एक ऑप्शनल होना चाहिए कि आप जाना चाहें तो सरकार की मंडियों में भी चले जाएं, अदरवाइज प्राइवेट मंडी भी उतनी ही साथ साथ पैरेलल डेवलप करनी चाहिए, और वो भी पैरेलल कोई जाना चाहे तो वहाँ भी जाए, क्योंकि हमारे पास बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर भी है, प्रोसेसर भी है। प्रोसेसर जैसे अभी वधवा साहब ने कहा, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एग्रीगेटेड मटेरियल ही नहीं मिलता। राउंड द ईयर की जब तक एक प्रोसेसिंग यूनिट 250-300 दिन नहीं चले, वायबिलिटी नहीं आती। इसलिए उसको मल्टी कमोडिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कमोडिटी के तो वही 2-3 महीने होते हैं। तो मल्टी कमोडिटी लेने के लिए हमें लार्ज स्केल वेयर हाउस चाहिए, एग्रीगेशन चाहिए, और वो जब उसको अलाउ करे तो एक्सपोर्टर अलग, प्रोसेसर्स अलग, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग, एंड इंटरस्टेट ट्रेडर वो सेपरेट। वो जब ही हो सकता है जब प्राइवेट मंडी हो, थोड़ी लिबर्टी हो। अदरवाइज एंटिटी हर जगह रेगुलेटेड है, उसकी लाइसेंस चाहिए सब जगह, वो कोई आदमी उसमें घुसना नहीं चाहता। तो एक तो प्राइवेट मार्केट इज मस्ट। विदाउट प्राइवेट मार्केट मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा कंपटीशन एपीएमसी मार्केट के बगल में खड़ा हो सकता है। वधवा साहब, एक बड़ी मैंने देखा बहुत अखबारों में कवरेज, जिसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन एम्पलीफाई करके कि एग्रीकल्चर का एलोकेशन बढ़ाएंगे। जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कॉमन पार्लेंस में हम लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर नहीं, उसमें मत्स्य पालन नहीं होता, उसमें जो दूसरी और एक्टिविटीज़ हैं उसकी कोई जगह नहीं होता। सरकार ने कहा है कि साहब इस बार हम 20% जो संकेत दिए उसके हिसाब से हम 20% ज़्यादा एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन से ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है? जैसे एक बात करते हैं आप, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट की संभावना की जब बात करते हैं, डेरिवेटिव कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा एक मतलब आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की उसमें ज़रूरत है, बजाय इसके कि जनरली खाली आप एलोकेशन बढ़ा के एग्रीकल्चर का ज़्यादा भला नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मैं पिछले अपने कमेंट से और डॉक्टर यादव के कमेंट से, जैसे आपने बोला फाइनेंशियल लिटरेसी हमने देखी 10 साल के अंदर, इसी तरह हमारे को ये लिटरेसी जो है कि नया क्रॉप कैसे लगाना है, वेयर हाउसिंग को कैसे यूज करना है, इंटरमीडिएशन को खत्म कैसे करना है, या ई नैम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे जाना है, इसमें हमारे को एडुकेट करने की जरूरत है। और वो काम सबकी जरूरत है, सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी हो पाएगा। वो चाहे एफपीओज हैं या हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीपीआई है, ये या गवर्नमेंट, ये सारी मिलके काम करेंगी तो एडुकेट होंगी। रही बात आपके एलोकेशन की, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर का एलोकेशन बढ़ेगा, और नए जैसे ब्लू इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी के बॉन्ड्स लाना और नई प्रोड्यूस और नया उसको करना, तो ये सारी चीजें आने वाली हैं इस बजट के अंदर। इस पे फोकस रहेगा। और अगेन गवर्नमेंट का फोकस है फार्मर्स पे, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट रहा है, और उसमें एलोकेशन बढ़ेगी। डबलिंग ऑफ फार्मर्स अभी भी एक एजेंडा है, चाहे बोला नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसकी कॉन्शियस है कि हमने जो ये नारा दिया था जब हम आए थे, वो कहीं 15 साल के बाद कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, और मेरे को लगता है इस बजट में उस तरफ हमारे को कुछ दो छोटे छोटे सवाल आखिर के। एक रिफॉर्म जो आप लगता है कि टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए वित्त मंत्री के एग्रीकल्चर की ग्रीजिंग के लिए? फूड सेफ्टी हाइजीन एक हमारा इंटरनल इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हेल्थ से निकाल के मार्केट और एग्रीकल्चर को देना चाहिए। अदरवाइज मंडियां ऐसी रहेंगी और हम गंदगी में ऐसे बैठे रहेंगे। बताओ साहब। मैं डेरिवेटिव मार्केट से हूं, तो मेरा अगेन कई सालों से है स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट का लिंकेज कहीं हमारे को बनाने की जरूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा वो है, सारा डिस्ट्रेस जो है एग्रीकल्चरिस्ट का, किसान का, वो पोस्ट हार्वेस्ट है। हमारे को साइलोस खड़े करने हैं, हमारे को जैसे डॉक्टर साहब ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। और बजट में मेरे को लगता है ज्यादा एलोकेशन होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोला जाएगा। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, ज्यादा एलोकेशन तो हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कार्यक्रम में शिरकत किया, बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि क्या सरकार को करने की ज़रूरत है बजट में और कैसे किसानों का फ़ायदा हो सकता है। आप देख रहे हैं मंडी.com डीडी किसान पर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।